नमस्कार सभी को। स्वागत है सब सभी का सोशल नॉलेज एंड अवेयरनेस के इस खास एपिसोड में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हम उन व्यक्तियों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं जिन्होंने अपना जीवन समाज के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया है। तो आज के इसी कड़ी में आज के हमारे मेहमान हैं विनोद स्वरूप सर जी। आपका जन्म बिहार के मिथिलांचल में हुआ। आपने आपने एलएलबी किया और उसके बाद आपने पत्रकारिता भी किया है। लेकिन इन सब डिग्रियों के बाद भी आपने समाज में बहुत सारे काम किए हैं। तो सर स्वागत है आपका। सर आपको पहला यही प्रश्न रहेगा हमारा कि आपका जो बचपन है वो कैसा रहा, और आपने एलएलबी किया, पत्रकारिता किया, लेकिन आज समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो सर कुछ बचपन के बारे में बात बताइए। मेरा बचपन बहुत सुंदर रहा, बहुत सुखद रहा। मैं जन्म के बाद 3 साल का था उसी समय झारखंड आ गया था देवघर। उस समय तो वो बिहार ही था और मेरा सारा पालन पठन पाठन सब नाना नानी के घर में मामा मामी द्वारा संपन्न हुआ और वहीं जा करके हमने अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी की। उस समय भागलपुर हुआ करती थी और संथाल परगना जिला हुआ करता था। तो भागलपुर के अंतर्गत देवघर महाविद्यालय देवघर से हमारी पढ़ाई हुई पूरी और फिर भागलपुर विश्वविद्यालय से हमने लॉ कॉलेज से फिर वहां से हमने डिग्री हासिल की। उन्हीं दिनों पत्रकारिता का बहुत शौक था। कई पेपर पत्रिकाओं के लिए हमने पत्रकारिता का भी कार्य किया और सोशल लाइफ के प्रति हमारा जो रुझान है वो ग्रेजुएशन के समय में हो गया था। जब मैं स्नातक का छात्र था उस समय हमने गांधीजी को पढ़ा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में पढ़ा। ये राष्ट्रपति भवन का एक छात्र। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन चरित्र पढ़ने के बाद और गांधीजी का दर्शन करने के बाद मेरे अंदर का जो गांधी तत्व था वह जागृत हुआ और फिर मैं समाज सेवा के क्षेत्र में हासिल हो गया और इस ओर में निखार हो गया। मुझे घर में इस बात में बहुत डांट सुननी पड़ी कि बहुत हमारी सिंचाई हुई कि हमने वकालत करने के बाद भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं की। हमने काला सूट नहीं पहना, हमने सफाई को ठुकरा दिया। मुझे लगा कि इसका पर क्या होगा। सभी लोग रुपया कमाते हैं, मुझे रुपया नहीं कमाना। हमने स्वतंत्र भारत का इतिहास में पढ़ा तो हमने देखा कि चाहे मोतीलाल नेहरू हो या जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे व्यक्ति हो या फिर खुद महात्मा गांधी का ही उदाहरण क्यों न हो, ये सब के सब देश की स्वतंत्रता के लिए, देश की आजादी के लिए, देश की तरक्की और उन्नति के लिए इन लोगों ने अपनी अपनी वकालत के पेशे को छोड़ दिया। हमने ये देखा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो आईसीएस की परीक्षा पास कर रहे थे उन्होंने उस डिग्री को ठुकरा दिया। हमने ये भी देखा किसी अरविंद जो काफी विद्वान मेधावी थे और उन्होंने भी आईसीएस की परीक्षा पास की थी, उन्होंने भी उस डिग्री को ठुकरा दिया और ये सब के सब देश की सेवा के कार्य में लग गए। मुझे लगता है भारतवर्ष को जैसा महात्मा गांधी बनाना चाहते थे, विनोबा जैसा चाहते थे, जैसा जयप्रकाश नारायण चाहते थे, जो शहीद जो फांसी के फंदे पर गोलियों के शिकार हो गए, उन सब की आशा के अनुरूप भारत का बनना अभी बहुत बाकी है। इसलिए मुझे कोई अधिकार नहीं है इस बात का कि मैं रुपया कमाऊं, ऐश के साथ रहूं, मौत के साथ रहूं। मुझे लगा कि मुझे अंतिम दिन के जैसा ही जीना चाहिए, रहना चाहिए और उसकी जितनी कमाई है उसी कमाई में गुजर बदल संतोष पूर्वक करना चाहिए। और ये बात में आ गई युवावस्था में और फिर मैंने नौकरी छोड़ दिया। इसी प्रकार हर कार्य को छोड़ करके समाज सेवा पत्रकारिता तक मैंने फिर छोड़ दी। एक विद्यालय शुरू किया था, 22 वर्ष तक उसको चलाया, पढ़ाया। फिर इस विद्यालय को छोड़ करके आज मुख्य रूप से पूरे भारत में घूमता हूँ। पूरा भारत यात्रा क्षेत्र है और पूरे भारत के हर स्टेट में मेरे घर है और हर घर में मेरे अपने बच्चे हैं, नाती हैं, पोते हैं। पूरा देश ही मेरा है। आज आपको बता दो राकेश जी और उनके मित्र विश्वकर्मा जी को, आज 8 सितंबर है। आज ही के दिन मेरा जन्म हुआ था
इसलिए पूरे देश से लोगों की बधाइयां आ रही है बहुत और मैं बहुत आपके सामने लाइव हो रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है इस अवसर के लिए। जन्मदिन के अवसर की बहुत बहुत बधाई आपको सर। और मेरी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई आपको। आज के दिन आपका वो आपसे बातचीत हो गई, ये मुझे भी पता नहीं था आज आपका जन्मदिन है। अच्छा सर, ये जो घर वालों का दबाव था कि आपने एलएलबी किया, पत्रकारिता किया, तो पैसा नहीं कमा रहे हैं, क्या मतलब अभी अभी तो आपने समाज के लिए पूरा जीवन दे दिया है, अपने देश को ही परिवार माना है आप, लेकिन कभी बीच में ऐसा लगा कि आपको एक लग्जरी जैसा लाइफ जीना है? नहीं, कभी नहीं। नहीं सर, लेकिन मुझे एक उम्र होता है। मेरा मैं बता दूं आपको कि बचपन से मेरा स्वभाव कुछ ऐसा ही था। जैसे हम लकड़ी का बेलन बना सकते हैं, लकड़ी का फर्नीचर बना सकते हैं, लेकिन लकड़ी का चिमटा नहीं बनाते हैं। तो लोहे का ही चिमटा बनता है। तो जिस आदमी में इस तरह की प्रवृत्ति होती है, आदमी किसी न किसी रूप में अपने उस प्रवृत्ति को लेकर आगे बढ़ता है। तो बचपन से जो मेरा रुझान था वो यही था, प्लेन लिविंग एंड हाउस कीपिंग। अच्छा सोचना है, सबके लिए सोचना है, अपने लिए कभी परवाह नहीं करने है। तो ये मेरे बचपन से था, मेरे अंदर ये प्रकृति थी। और जब हमने गांधी को पढ़ा, विनोबा को पढ़ा, जयप्रकाश नारायण को पढ़ा, महापुरुषों का जीवन चरित्र देखा, तो मुझे लगा कि इन लोगों ने इतना कष्ट उठाया है, तो क्या मैं थोड़ा सा सुख का त्याग नहीं कर सकता? तो हमने भी अपने पूरे से सुखों का त्याग किया कि पलंग पर नहीं सोएंगे, गद्दे वाले बिछावन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सेंट, साबुन, तेल, फुलेल कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, और हम बहुत आसानी से मजे में रहते हैं। कहते हैं ना कि चाह गई चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, और जिसको कछु नहीं चाहिए सो ही शहंशाह। मैं बहुत बादशाह सलामत की तरह जीता हूँ, बहुत मस्ती में रहता हूँ, बहुत मजे में रहता हूँ। मुझे न कभी कोई दवा नहीं पड़ती है, न कभी बीमार हो सकता हूँ। अलग अलग खाना पाता हूँ, लेकिन फिर भी स्वस्थ रहता है, कभी पता नहीं। जी मेरा एक सवाल और है। आप आचार्य कुल से जुड़े हुए रहे हैं और अभी भी आप आचार्य कुल से के उपाध्यक्ष हैं, तो हमें बताइए कि आचार्य कुल क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल आपको जानना चाहिए, आप युवा है। वास्तव में आचार्य तो आचार्य ही होते हैं, और कुल कहते हैं परिवार को। तो आचार्य के परिवार को आचार्य कुल कहते हैं। ये विनोबा जी की संकल्पना है। विनोबा जी ने इस देश को जो कुछ भी दिया है, उसमें उनकी सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम देन आचार्य कुल ही है। ये क्यों है, क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा सा देख लेंगे तो समझ में आ जाएगी बात। आप द्वापर युग में जाइए तो आप देखेंगे कि कौरव और पांडवों का शासन होता है द्वापर में, और उस युग में कृपाचार्य नाम के कुल गुरु हुआ करते हैं। ऐसे जब आप त्रेता युग में जाते हैं तो राम राजा होते हैं, दशरथ राजा होते हैं, लेकिन उनके कुल गुरु के रूप में वशिष्ठ हुआ करते हैं। तो पुराने जमाने में अगर आप गए तो ठीक, अगर आप नए जमाने में आते हैं तो आप देखिए जिस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य स्वतंत्र भारत का प्रथम वो इतिहास निर्माता व्यक्ति चंद्रगुप्त मौर्य, जहां से भारत का इतिहास शुरू होता है, उसके जो गुरु थे वो भी चाणक्य ही थे, जो बिल्कुल ही वो राजसी घाट बाट से दूर गंगा के किनारे कुटिया बना करके रहने वाले। तो विनोबा जी को ऐसा महसूस हुआ कि राजा को सतत परामर्श देने के लिए एक गुरु की जरूरत होती है, एक आचार्य की जरूरत होती है। यह आचार्य कैसा होना चाहिए? जो निर्वैर हो और निष्पक्ष हो। फिर से आप ध्यान से सुनिएगा, निर्भय, किसी का भय नहीं हो। और दूसरा है निर्वैर। निर्वैर का मतलब है हमारा किसी से द्वेष भाव नहीं हो, किसी से राग नहीं, किसी के प्रति हमारी किसी भी प्रकार का वैमनस्य, बदले की भावना, प्रतिशोध, ये सब नहीं हो, निर्वैर जीवन हो। और तीसरा है निष्पक्ष।
हम इसके पक्ष में, उसके पक्ष में, सत्ता के पक्ष में, पार्टी के पक्ष में, दल के पक्ष में, वो नहीं होना चाहिए। पूंजी के पक्ष में होना है, किसी के भी पक्ष में नहीं होना है। तो वास्तव में विनोबा जी चाहते थे कि हमें निष्पक्ष होना चाहिए, हमें हमारी आत्मा का ही पक्ष लेना चाहिए। जैसा गांधी जी बताते हैं कि वो हमेशा अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं, तो हमें भी अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनने आना चाहिए। अगर हमको अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने आ जाती है तो हम निर्वैर भी होते हैं, निर्भय भी होते हैं और निष्पक्ष भी होते हैं। और ये दो सूत्र विनोबा जी ने गुरु नानक देव के जो जपू मंत्र है वहां से उन्होंने लिया है। निर्भय, निर्भय, अकाल मूर्ति, तो वहीं से विनोबा जी ने इसको लिया है। जब आप पढ़ेंगे नाम आला विनोबा जी आपको जो मिलेगा, तो आचार्य कैसे होने चाहिए? जो निर्भय, जो निर्वैर है और जो निष्पक्ष है। आप स्वामी विवेकानंद को आप सन्यासी समझते हैं, कभी आपने समझा कि स्वामी विवेकानंद जैसा श्रेष्ठ आचार्य आज तक देश को नहीं मिला? आपने कभी ये बात अपनी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो नेता थे, राजनीतिज्ञ थे, और वो बंदूक लेकर के जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें खून आजादी दूंगा, इस तरह की धारणा वाली, लेकिन उनका भी चरित्र कैसा था? एक आचार्य का चरित्र था, जो देश के लिए समर्पित होना चाहते थे। आज ऐसे लोग कहाँ हैं? नहीं है। और सबसे बड़ा आचार्य जो आज हमारे सामने है, जो सारी दुनिया में ढूंढने से नहीं मिलेगा, वो है पहले आचार्य महात्मा गांधी और दूसरे नंबर पर संत विनोबा भावे। बेगूसराय के पास मुंगेर एक जगह है, वहां एक प्रेग्नेंट लड़की जब जमालपुर हॉस्पिटल में जाती है तो नर्स कहती है नहीं नहीं पहले कोरोना का टेस्ट कराओ उसके बाद एडमिट करेंगे। अब वो लड़की का टाइम पूरा हो गया, वो कोरोना का टेस्ट होगा, आपको मालूम है कि वो क्वारंटाइन होना पड़ेगा, 3 दिन 4 दिन के बाद उसका वो रिपोर्ट आएगा, क्या तब तक वो प्रसव रुका रहेगा? उसको क्या वो उसको निकाल दिया, वो लोग प्राइवेट बस से फिर भागलपुर गए, रास्ते में बच्चा भी मरा और वो स्त्री भी तब तो। ये सब बुरा लगता है, तो यही सब बुरा है। और व्यक्तिगत जीवन में हमारे लिए कोई बुराई अच्छाई का कोई मायने नहीं है, हमको खाना मिला नहीं मिला वो सब मेरे लिए मायने नहीं रखता। लेकिन जब देश की अवस्था देखता हूँ, गरीबों की दशा देखता हूँ, और कानून का जो कानून क्यों है? हमारे बेहतरी के लिए, हमारे अच्छाई के लिए है, लेकिन जब कानून बिल्किस बानो के साथ जो रेप हुआ, उसको अपराधियों को जब छोड़ देता है, उसके 3 बच्चों को जो जिसको लोगों ने जला के मार दिया, उसकी बच्ची को, 3 साल की बच्ची को, और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है, जब सरकार और नेता चुप रहते हैं, ये सब देख के बुरा लगता है। यही मेरे लिए बुरा क्षण है, बाकी हमारे लिए कोई बुरा बुरा कुछ नहीं है। आपको बता दें ईमानदार व्यक्ति कैसा होता है? सैकड़ों पत्थरों के बीच में, रेत के बीच में जो दूर से चमकता है वो ईमानदार होता है। जले हुए लालटेन को ढूंढने के लिए टॉर्च नहीं जलाना पड़ता है कमरे में, वो लोगों को दिखता है। तो लेकिन ईमानदारी की पहचान कैसे हो? जब चुनाव की बात आती है तो चुनाव में तो बहुत सारे वादे करते हैं लोग, और उसको बताते भी हैं कि हम ईमानदारी से काम करेंगे, लेकिन जैसे ही व्यवस्था के अंदर आते हैं तब पता चलता है कि ईमानदार वो है नहीं। तो जनता कैसे चुनाव करे कि ये ईमानदार है? ऐसा है कि ठीक है, और चिंतन तीनों में एक रूपता होनी चाहिए। इसे कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा। तो अगर मनसा वाचा कर्मणा, मन से, तन से और कर्म से अगर आप एक नहीं हैं तो आप ईमानदार नहीं हैं, पहले नंबर की बात। अब रही बात नेता, तो आपके देश में लोकतंत्र नाम की चीज तो है, ये तो लोकतंत्र का एक मुखौटा है, खाल है, उपहास है लोकतंत्र का। ये लोकतंत्र काहे को होगा? कहीं से भी लोकतंत्र नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। एक कमिश्नर जो आयोग करके जाता है वो भी कहता है नागरिकों को कि वोट डालिए, मत डालिए, मत डालना आपका अधिकार है, लेकिन कोई कमिश्नर ये नहीं कहता कि वोट नहीं डालना भी आपका अधिकार है, कोई नहीं कहता। अरे आदमी योग्य मिलेगा तो वोट डालेंगे, नहीं योग्य मिलेगा तो कैसे डाल देंगे हम? हाँ, ये बात तो बिल्कुल है। और दूसरी बात आपको बता दूं, मजे की बात है, वो बात ये है कि क्या
स्त्री और पुरुष जो सारी जिंदगी कमरे में एक छत के नीचे रहते हैं, क्या एक दूसरे के हो पाते हैं क्या? विचार करिए, दो सगा भाई क्या एक दूसरे का हो पाता है क्या? दो सगी बहनें का एक दूसरे पर भरोसा करती है क्या? मैं अपना मत तुमको कैसे दे सकता हूँ और 5 वर्षों के लिए? ये जब तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुन लीजिए, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार जब 1952 का आम चुनाव हो रहा था, तो उन्होंने विनोबा जी से कहा था कि विनोबा जी, आपका वोट तो हम ही को मिलेगा। तो अच्छा। विनोबा जी ने हंस करके कहा था कि पंडित जी, आपने वोट दिया, मैं जान भी दे दूंगा, लेकिन अपना मत आपको नहीं दूंगा। प्रजातंत्र वह व्यवस्था है जिसमें सरकार रूपी नाव जनता रूपी नदी के ऊपर तैरती है। जनता रूपी नदी के ऊपर सरकार रूपी नाव तैरती है। अगर सरकार रूपी नाव में कोई दोष, कोई त्रुटि, कोई छिद्र हो, तो जनता रूपी नदी उस सरकार रूपी नाव को अपने में समाहित कर लेती है। आज जनता है नहीं, सरकार में तो छिद्र ही छिद्र है। ये स्थिति है। इसलिए नवयुवकों को एकजुट होना चाहिए, तैयार होना चाहिए, और जैसे बहुत सारे लोग मरने कटने के लिए तैयार थे, वैसे अगर तैयार हो जाए तो हम आपके आगे आगे रहेंगे, पहला डंडा हम खाएंगे। अपन करने के पहले मैं छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ। जी जी। हे नम्रता के सागर, हीन भंगी की हीन कुटिया के निवासी, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र के जलों से सिंचित इस सुंदर देश में तुझे सब जगह पूजने में हमें मदद दे। तेरी अपनी नम्रता हिंदुस्तान की जनता से एक रूप होने की शक्ति और क्षमता दे। हे भगवान, तू तभी मदद के लिए आता है जब मनुष्य शून्य बनकर शरण लेता है। हमें वरदान दे कि सेवक और मित्र के नाते जिस जनता की हम सेवा करना चाहते हैं उससे कभी अलग न कर जाएं। हमें त्याग, भक्ति और नम्रता की मूर्ति बना, ताकि इस देश को हम ज्यादा समझें और ज्यादा चाहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति। तो सेवा की प्रार्थना महात्मा गांधी के द्वारा लिखी हुई है और इसको जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है, क्योंकि सारा उपनिषद का निचोड़ है। ठीक है, धन्यवाद, बहुत आभार आपका। बहुत बहुत आभार आपका सर कि आपने कीमती वक्त दिया अपना, और इस संगोष्ठी कार्यक्रम के औपचारिक रूप से समापन के लिए आपका अनुमति चाहिए। इस बात के साथ आपको अनुमति की इजाजत है कि आप मेरा ज्यादा से ज्यादा समय कब लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल लेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों का ही समय चाहिए